हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे एक नया पेपर जो है पॉलीमर केमिस्ट्री। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में डीएससी के तरह और कुछ यूनिवर्सिटी में कोर कोर्स के तरह पढ़ाया जाता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के सिलेबस में ये फोर्थ ईयर ऑनर्स का पेपर में एक कोर कोर्स के तरह पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो पॉलीमर के बारे में बहुत कम से कम क्लास में हम सिलेबस ख़त्म करेंगे और हम चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा केमिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट्स के पास पहुँचे ताकि ये मुझे सपोर्ट मिले। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जो पॉलीमर है पॉलीइथाइलिन के बात हम करेंगे। जो इथाइलिन मॉलिक्यूल बार बार रिपीट होता है और पॉलीइथाइलिन बनता है जिसको हम एक पॉलीमर बोलते हैं। कि मैं अगर ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 के बात करूं, यानी अगर ऐसे इथाइलिन मॉलिक्यूल मेरे पास ढेर सारे होंगे, इथाइलिन, ये जो इथाइलिन मॉलिक्यूल है माय डियर फ्रेंड्स, इसका बार बार रिपीट होना यानी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से फिर एक मॉलिक्यूल फिर एक मॉलिक्यूल, वही इथाइलिन 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 बार बार अगर रिपीट हो जाएगा, जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं कि पॉलीमराइजेशन। तो ये पॉलीमराइजेशन होके, ये जो इथाइलिन मॉलिक्यूल का पॉलीमराइजेशन होके ढेर सारे मॉलिक्यूल का पॉलीमराइजेशन होता है, इसलिए इस हम इधर हम एन लिखते हैं, यानी एन नंबर ऑफ इथाइलिन मॉलिक्यूल, ढेर सारे इथाइलिन मॉलिक्यूल खुद के साथ बॉन्ड करके ऐसे CH2 एंड CH2, ये जो होता है ये एक यूनिट, ये बार बार रिपीट होता है CH2 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 CH2, यानी इधर एक साइड पे CH2 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 ऐसे जोड़ता चला जाएगा और एक लार्ज मॉलिक्यूल बनेगा जिसको हम ऐसे लिखते हैं, यानी वही CH2 CH2 बार बार रिपीट होता है, इसीलिए इसको हम ऐसे लिख देते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, दोनों साइड में बॉन्ड खोला है, यानी दो साइड को हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वही CH2 CH2 यानी इथाइलिन मोनोमर यूनिट रिपीट होता जाता है, जिसको हम बोलते हैं पॉलीमर और नाम देते हैं। इथाइलिन रिपीट होता है इसीलिए इसका नाम होता है पॉलीइथाइलिन। और जो एन मॉलिक्यूल इधर था, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इधर भी लिख देते हैं कि एन नंबर ऑफ इस इथाइलिन मॉलिक्यूल खुद के साथ इतना बड़ा लंबा इतना बड़ा मॉलिक्यूल तैयार कर देता है, जिसको हम बोलते हैं पॉलीइथाइलिन। और अगर ये इथाइलिन रिपीटिंग यूनिट है, जिसको हम, ये रिपीट होता है ना, इसलिए इसको बोलते हैं रिपीटिंग यूनिट माय डियर फ्रेंड, जिसको हम बोलते हैं मोनोमर। ये मोनोमर बार बार खुद के साथ जॉइन होके हमको पॉलीइथाइलिन देता है, जिसको बोलते हैं पॉलीमर। तो पॉलीमर में होता क्या है माय डियर फ्रेंड, एक कॉमन यूनिट जो होता है वो बार बार रिपीट होता है और एक लार्ज मॉलिक्यूल हमको दे देता है। यानी इधर हम पॉलीमर एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिफरेंस है इसको हम क्लियरली देख सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अभी देखते हैं पॉलीमर एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस है। एक पॉलीमर को हम मैक्रो मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। मैं पहले इसको ही लिख देता हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है माय डियर फ्रेंड्स। नोट क्या लिखेंगे, ऑल polymers are all polymers are macromolecules macromolecules but all macromolecules are not polymers. Macromolecules are not polymers. ये दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। बेसिक डिफरेंस ये दोनों में है कि जो जिसको हम पॉलीमर बोलते हैं, बेसिक डिफरेंस इसमें क्या है माय डियर फ्रेंड, पॉलीमर में रिपीटिंग यूनिट होता है, यानी एक मोनोमर होता है जो बार बार रिपीट होता है, रिपीटेशन ऑफ मोनोमर,
ये होना चाहिए पॉलीमर में। लेकिन जब हम मैक्रोमोलेक्यूल्स का बात करें, मैक्रोमोलेक्यूल्स में माय डियर फ्रेंड क्या होता है कि मैक्रोमोलेक्यूल्स में नो रिपीटिंग यूनिट, बड़ा होता है, जायंट मॉलिक्यूल होता है, लेकिन उधर रिपीटिंग यूनिट नहीं होता। ढेर सारे एटम्स मिलके, ढेर सारे पैटर्न का मॉलिक्यूल मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल तैयार करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैक्रोमोलेक्यूल्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं फैट के बात करूं, ये फैट कैसे फॉर्म होता है? ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ 3 डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, 3 डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड, माय डियर फ्रेंड, 3 डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड यूनिट जो जोड़ के हमको मिलता है मैक्रोमोलेक्यूल्स। तो उधर कोई रिपीटिंग यूनिट नहीं बनता, लेकिन पॉलीमर जिसको हम बोलते हैं वो भी लार्ज मॉलिक्यूल, मैक्रोमोलेक्यूल्स भी लार्ज मॉलिक्यूल। मैक्रोमोलेक्यूल्स का एग्जांपल जैसे हम लिग्निन ले सकते हैं, एक हम बोल सकते हैं बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, लेकिन उधर कोई रिपीटिंग यूनिट नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। सो पॉलीमर में पॉलीइथाइलिन जैसे कि हम बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, डीएनए, प्रोटीन्स, अगर मैं प्रोटीन का बात करूं, प्रोटीन अमीनो एसिड से बनता है। ढेर सारे अमीनो एसिड्स जब खुद के साथ बॉन्ड करते हैं तो प्रोटीन एक पॉलीमर होता है, ठीक है, ठीक है। अगर आ, आ, अगर मैं फैट के बात करूं, लिग्निन के बात करूं, उधर कोई रिपीटिशन नहीं होता है, कुछ कुछ रिपीटिंग यूनिट नहीं होता है, इसीलिए वो उसको हम मैक्रोमोलेक्यूल्स बोलते हैं। ये था पहले बात। फिर माय डियर फ्रेंड्स हम चलेंगे इसके बाद डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। किधर चलेंगे माय डियर फ्रेंड्स? डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन। माय डियर फ्रेंड, ये जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता क्या है? डीपी बोलते हैं इसको, डीपी, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है माय डियर फ्रेंड? अगर हम बोलते थे ना कि ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 वापस में ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, वापस में खुद जोड़ के एक लार्ज पॉलीमरी की चेन बनाएंगे माय डियर फ्रेंड, जिसको हम ऐसे लिखते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ये बार बार रिपीट होता जाता है, पॉलीमर हमको मिलता है। तो लेकिन ये जो ढेर सारे मॉलिक्यूल, मतलब कितने सारे मॉलिक्यूल, कितने एग्जैक्टली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स खुद के साथ जोड़ के एक पॉलीमर चेन देते हैं, यानी द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट, द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट यानी मोनोमर्स, कितने मोनोमर, कितने मोनोमर एक पॉलीमर चेन में होते हैं, नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स, नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट और मोनोमर यूनिट इन ए पॉलीमर चेन। जो लंबा चेन हमको मिलता है CH2 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 CH2, कितने CH2 CH2 मॉलिक्यूल वापस में ज्वाइन होके इतने लंबा पॉलीमर चेन देता है। वही नंबर, जितने नंबर रिपीट हुए, जितने बार वो खुद के साथ जोड़े, उस नंबर को ही बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। इन्हें पॉलीमर चेन, इन्हें पॉलीमर चेन इज कॉल्ड क्या रे? डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। इसका मतलब अगर 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 इफ से 15,000 नंबर ऑफ, यानी वही इथाइलिन मॉलिक्यूल का 15,000 मॉलिक्यूल्स खुद के साथ जॉइन होके इतना लंबा चेन देंगे। इफ 15,000 नंबर ऑफ इथाइलिन मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल होता है ना, ये अगर n जो है, ये n हमारे लिए वही 15,000 होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स 15,000 नंबर ऑफ इथाइलिन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, if 15,000 number of ethylene molecules are join together to form polyethylene, together
टू फॉर्म पॉलीइथाइलिन पीई, देन हम बोलेंगे डीपी कितना है, डीपी एक नंबर है, डीपी एक सिंपली एक नंबर है, जितने नंबर का मोनोमर यूनिट जोड़ते हैं और पॉलीमर देते हैं वही होता है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। इधर कितने नंबर का इथाइलिन मॉलिक्यूल वापस में जॉइन होते हैं 15,000 का, तो वही डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 15,000 का होगा। माय डियर फ्रेंड, इसको हम डिटरमिन क्यों क्यों करते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, बहुत सारा इम्पोर्टेंस है इसका। सो इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, जो मेन प्रॉपर्टी होता है, मेन प्रॉपर्टी होता है एक पॉलीमर का, वो डीपी से ही डिटरमिन होता है। मेन प्रॉपर्टी क्या है एक पॉलीमर का, मेन प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीमर क्या होता है माय डियर फ्रेंड, कि फर्स्ट होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यानी इसका स्ट्रेंथ कितना है हमको पता है माय डियर फ्रेंड, कितने कितने पतले हम पॉलीथीन यूज करते हैं, कितने पतला सा पॉलीथीन हम यूज करते हैं, लेकिन उसमें केजी केजी और केजी किलो किलो का हम सामान लेके आते हैं, लेकिन उसका स्ट्रेंथ कितना होता है, वही होता है वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। एक एक ऐसा केमिकल से एक ऐसे मटेरियल तैयार करना है जिसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। इसका मतलब ये है, अगर कोई पॉलीमर का डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ज़्यादा है तो इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा सामान को ज़्यादा वजन सहने का कैपेसिटी रखेगा। तो सेकंड होता है ड्यूरेबिलिटी, कितने दिन तक ये स्टेबल रहेगा, ठीक है, वो होता है ड्यूरेबिलिटी। तो अगर कुछ कोई पॉलीमर का डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ज़्यादा है तो उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। सो ये जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन आगे जाके भी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये जो डिग्री डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन रिलेशन बिटवीन डीपी एंड मोलिकुलर वेट ऑफ द पॉलीमर क्या होता है, जैसे कि ये प्रीवियस पेज में हम डिस्कशन कर रहे थे कि जो पॉलीइथाइलिन था, अगर अगर ये पॉलीइथाइलिन का डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 15,000 है, तो वो पी का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, यानी पूरा जो पॉलीमर पॉलीइथाइलिन मिलेगा उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कितना है और जो हमारे एक इथाइलिन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, वो प्रोडक्ट हमको पॉलीइथाइलिन का मॉलिक्यूलर वेट दे देगा। यानी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है 15,000 इनटू मोलिकुलर मास ऑफ द मोनोमर, सॉरी मोलिकुलर मास ऑफ द मोनोमर, ठीक है। यानी मोलिकुलर मास ऑफ मोनोमर CH2 यानी 28। सो पॉलीइथाइलिन का मोलिकुलर वेट बनेगा, मोलिकुलर वेट ऑफ पॉलीइथाइलिन बनेगा डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड डीपी इंटू इंटू सॉरी डीपी इंटू माय डियर फ्रेंड मोलिकुलर मास ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी डीपी हो गया 15,000 इंटू मोलिकुलर मास ऑफ इथाइलिन इज 28, उतना होगा मोलिकुलर वेट ऑफ पॉलीइथाइलिन, ठीक है। जितना मोनोमर यूनिट है उतना इंटू द मोलिकुलर वेट ऑफ सिंगल मोनोमर यूनिट, ठीक है। फिर चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। माय डियर फ्रेंड, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, ठीक है। पहला क्लासिफिकेशन हम लेंगे, एक्चुअली में जैसे कि हम हमारे पास तो ये आइडिया होगा ज़रूर कि अगर कुछ चीज़ का हम क्लासिफाई करते हैं तो उसका बेस क्या होता है, किसी का बेसिस पे हमको क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। यानी अगर क्लासिफिकेशन हम पॉलीमर को करेंगे, ढेर सारे बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि बेस्ड ऑन ओरिजिन, जैसे कि हम क्लासिफाई कर सकते हैं, सॉरी माय डियर फ्रेंड,
बेस्ड ऑन विच ओरिजिन, कौन सा ओरिजिन से हमारा ये पॉलीमर क्रिएट होता है। फिर बेस्ड ऑन ओरिजिन हो सकता है, बेस्ड ऑन कंपोजिशन हो सकता है, किस कंपोजिशन में है। फिर बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ द पॉलीमराइजेशन हो सकता है, मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन हो सकता है। ऐसे बहुत सारे बेसिस पे हम पूरा पॉलीमर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन, सॉरी बेस्ड ऑन हम बोल सकते हैं हीट एंड लाइट, ठीक है। और बेस्ड ऑन हम बोल सकते हैं फिजिकल स्टेट, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, ठीक है। फिर हम बोल सकते हैं बेस्ड ऑन पोलारिटी, बेस्ड ऑन पोलारिटी। ऐसे कई सारे बेस करके हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक के बाद हम एक चलेंगे। पहले तो बेस्ड ऑन ओरिजिन हम चलेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन क्या रे, बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन ओरिजिन, यानी कौन से सोर्स से हमको ये पॉलीमर मिलता है। तो पहले आता है नेचुरल पॉलीमर माय डियर फ्रेंड। नेचुरल पॉलीमर यानी नेचर से हमको मिलता है। जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स होता है, डीएनए होता है, प्रोटीन्स होता है, ये सारे मॉलिक्यूल नेचर से हमको मिलता है। ये मैन मेड नहीं होता, सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड नहीं होता, इसलिए इसको नेचुरल रबर भी होता है। इसके बारे में आगे जाके डिस्कशन करेंगे। नेचुरल रबर भी होता है, ये नेचर से होता है। द पॉलीमरिक सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर। माय डियर फ्रेंड, जैसे कि हम एग्जांपल स्टार्च का ले सकते हैं, सिल्क का ले सकते हैं, सेलुलोज का ले सकते हैं, ये सारे नेचुरल पॉलीमर में आते हैं। जब हम आते हैं सिंथेटिक पॉलीमर को, ये मैन मेड हो जाता है, लैबोरेटरी में इंडस्ट्री में इसको तैयार करते हैं। मैन मेड और इन प्रिपेयर्ड इन इंडस्ट्री और लैबोरेटरी, प्रिपेयर्ड इन इंडस्ट्री और लैबोरेटरी। अगर लैबोरेटरी और इंडस्ट्री में प्रिपेयर होगा तो इसको हम बोलेंगे सिंथेटिक पॉलीमर। जैसे कि हम अभी अभी पहले एग्जांपल लिए थे, पॉलीइथाइलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीअक्रिलोनाइट्राइल, ये सारे जो चीज़ें ये लैबोरेटरी में बनता है, मैनमेड होता है, इसीलिए ये होता है सिंथेटिक पॉलीमर। माय डियर फ्रेंड, फिर आगे चलेंगे क्लासिफिकेशन में। बेस्ड ऑन composition, based on, sorry my dear friend, based on composition, classification based on composition। my dear friend, composition से हम दो प्रकार का हम ब्रॉडली हम क्लासिफाई कर सकते हैं पॉलीमर को, दो प्रकार से, यानी होमोपॉलीमर एंड दूसरा होता है कोपॉलीमर, ठीक है। ये जो होमोपॉलीमर है माय डियर फ्रेंड, ये जो होमोपॉलीमर है यानी सेम रिपीटिंग यूनिट होता है, सेम रिपीटिंग होता है, डिफरेंट रिपीटिंग यूनिट नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि जब मैं बोलता था पॉलीइथाइलिन, ये पॉलीइथाइलिन में एक ही रिपीटिंग यूनिट, यानी ये पॉलीइथाइलिन इथाइलिन से ही फॉर्म हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है। यानी अगर मैं बोलूं पीवीसी तो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं। पॉली जो है वार्ड को हम अगर ओमिट कर देंगे तो रह जाएगा विनाइल क्लोराइड, यानी इसमें एक ही रिपीटिंग यूनिट है जो है विनाइल क्लोराइड, जो बार बार रिपीट होता है, खुद के साथ जॉइन होता है तो होमोपॉलीमर देता है। लेकिन कोपॉलीमर में क्या होता है, को मतलब टू डिफरेंट कैटेगरी को इंडिकेट करता है। इसका मतलब टू इधर क्या होता है, टू डिफरेंट
मोनोमर यूनिट रहता है, एक ही मोनोमर यूनिट नहीं रहता है, 2 डिफरेंट मोनोमर यूनिट। ठीक है, ये डिफरेंट मोनोमर यूनिट अगर कोई पॉलीमर में 2 डिफरेंट मोनोमर यूनिट होगा तो इसको हम बोलेंगे कोपॉलीमर। ठीक है, फिर ये जो कोपॉलीमर है वो फर्दर क्लासिफाई होके बहुत सारे कोपॉलीमर हमको देते हैं, जैसे कि रैंडम कोपॉलीमर, अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर, ब्लॉक कोपॉलीमर, ग्राफ्ट कोपॉलीमर, ब्रांच कोपॉलीमर, ऐसे ढेर सारे हमको मिलता है क्या रे कोपॉलीमर। जैसे कि अगर ये कोपॉलीमर का हम क्लासिफाई करेंगे, अगर हम बोलेंगे अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर, अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर माय डियर फ्रेंड, अगर दो डिफरेंट दो डिफरेंट मोनोमर यूनिट को मैं एक मोनोमर यूनिट को ए और एक मोनोमर यूनिट को बी लिखूं और ये ए और बी ऑल्टरनेट मैनर में खुद के साथ जोड़ेंगे तो इसको हम बोलेंगे अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर। दो ही डिफरेंट मोनोमर यूनिट रहेंगे लेकिन अल्टरनेटिंग मैनर में रहेंगे, ए के बाद बी, बी के बाद ए, फिर बी, फिर ए, ऐसे रहेंगे। तो अगर इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर। अगर उनका कोई पर्टिकुलर मैनर में कोई अरेंजमेंट नहीं होगा, उधर इधर एक ए फिर दो बी फिर तीन ए ऐसे करके अगर रह जाएंगे, फिर एक ए ऐसे अगर रहेंगे तो इसको बोलेंगे रैंडम कोपॉलीमर, क्योंकि उसका कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं है, ये बोलेंगे रैंडम कोपॉलीमर। ठीक उसी तरह अगर हम बोलेंगे ब्लॉक कोपॉलीमर, अगर हम बोलेंगे ब्लॉक कोपॉलीमर माय डियर फ्रेंड, ब्लॉक कोपॉलीमर में क्या होता है, एक ग्रुप करके करके रहते हैं। अगर एक ए टाइप का पॉलीमर तीनों आ गए खुद के साथ जोड़ जोड़ के, फिर बी एक ग्रुप बनाएंगे एक साथ तीन, फिर ए एक साथ तीन, ये एक ग्रुप ग्रुप करके रहेंगे, इसको बोलते हैं ब्लॉक ऑफ ए, ब्लॉक ऑफ बी, ब्लॉक ऑफ ए, ब्लॉक ऑफ बी, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लॉक कोपॉलीमर। कोपॉलीमर के मतलब दो डिफरेंट रहेंगे। ठीक है, दो डिफरेंट मोनोमर यूनिट रहेंगे, लेकिन कैसे अरेंजमेंट होता है उसके हिसाब से फिर फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, अब क्या बोलेंगे माय डियर फ्रेंड कि अभी चलेंगे कि ब्लॉक कोपॉलीमर के बाद हम चलेंगे ब्रांच कोपॉलीमर के पास। ब्रांच कोपॉलीमर में क्या होता है, तीन प्रकार का जनरली ब्रांच कोपॉलीमर होता है माय डियर फ्रेंड। अगर जो होता है ना, अगर ए हो या बी हो, जो भी हो, अगर ये जो खुद के साथ जोड़ने के बाद जो पॉलीमर होता है, अगर इसको मैं ऐसे करके रिप्रेजेंट करूं, यानी ये जो मैं लिखा अभी, अगर ये हमारे लिए एक पॉलीमर चेन का रिप्रेजेंटेशन होगा तो ये पॉलीमर चेन को लेके फर्दर ये ब्रांच को पॉलीमर को समझ सकते हैं हम। कैसे, अगर एक पॉइंट से शुरू होके ढेर सारे पॉलीमर चेन बाहर के ओर ऐसे चले जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टार कोपॉलीमर। क्या बोलते हैं, स्टार पॉलीमर। मैं जो भी अब आपके लिए ड्रॉ कर रहा था वो एक एक डिफरेंट पॉलीमर चेन था। अगर डिफरेंट पॉलीमर चेन एक कॉमन पॉइंट से एक कॉमन पॉइंट से ठीक है, एक कॉमन पॉइंट से अगर डिफरेंट कोपॉलीमर चेन बाहर की ओर जाते हैं तो इसको बोलते हैं स्टार कोपॉलीमर। क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड, स्टार कोपॉलीमर। फिर अगर एक मेन चेन ऐसा होगा, मेन चेन से अगर ऐसे साइड चेन ग्रो करेंगे, अगर साइड चेन ग्रो करेंगे, इसको बोलते हैं कॉम्ब पॉलीमर। क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड, इसको बोलते हैं कॉम्ब कोपॉलीमर, कॉम्ब कोपॉलीमर। फिर ब्रश कोपॉलीमर किसको बोलते हैं कि अगर माय डियर फ्रेंड एक पॉलीमर चेन ऐसा है, ये मेन चेन होता है और इसको क्रॉस करके ऐसे ऐसे डिफरेंट साइड चेन जाता है तो इसको बोलते हैं हम ब्रश कोपॉलीमर। क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड, ब्रश कोपॉलीमर। तो ऐसे करके आज के क्लास में हम कुछ क्लासिफिकेशन देखें,
डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है, फिर शुरू में हम पॉलीमर क्या है इसको डिस्कशन किए। फर्स्ट क्लास का थोड़ा स्लो हो गया, इसके बारे में आपका क्या कहना है ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। फिर दूसरे का क्लास में हम चलेंगे। थैंक यू सो मच। कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। बाय बाय, थैंक यू सो मच।